ये सब हार्वर्ड वाले हैं, ठीक है, और ये लोग बैठ के यही सब डिबेट करते रहते हैं। ये 1978 की बात है। ये पूरा का पूरा कोल्ड वॉर इसी पे लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया, इसी फिलॉसफी पे लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया, कि सोशलिज्म अच्छा है तो कम्युनिज्म अच्छा है, कि नहीं कैपिटलिज्म अच्छा है, इसी पे हुआ कि नहीं हुआ। और लोग पागल हो रखे हैं, आज तक यही सारा डिबेट चल रहा है। व्हाई रॉल्स इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन मॉडर्न टाइम्स, क्योंकि रॉल्स ने जो थ्योरी दी वो बहुत हद तक लॉजिकल लगी। एंड रॉल्स व्हाट विल ही से कि मैं दूंगा अब जस्टिस की थ्योरी विच विल बी फेयर फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। ठीक है, चाहे तुम्हारा जो भी सोच हो। प्रियांकी जगत सेज कि सर इफ यू आर अर्निंग प्रॉफिट बाय डूइंग सो मच एफर्ट देन इज इट सिन अकॉर्डिंग टू मार्क्स? ऑफ कोर्स इट इज सिन। ठीक है, तो मान लो किसी दीपांकर का कॉन्शियसनेस जाग गया, हो सकता है। अरे हंसो मत, इंडिविजुअल का नहीं बता रहा हूं मैं, किसी सर मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं यार, व्हाई यू थिंक बस मैं ही मेहनत कर रहा हूं, वो भी तो खड़े हैं मेरे साथ। अब दुनिया ऐसी है, मुझे सब समझ आता है, और मैं जब पढ़ाता हूं तो लोग भी कहते हैं सर गजब बोला आपने, ठीक है। और फिर ये भी सवाल पूछ लेते जो स्टूडेंट क्लोज हो जाते हैं, सर सबसे बड़े कैपिटलिस्ट तो आप खुद हो, ठीक है। कम्युनिज्म का इतना ज्यादा ज्ञान है तो कम्युनिस्ट बनते क्यों नहीं? अरे क्या करें दुनिया ही ऐसी है, लोग पागल कहेंगे। 2-4 साल किया था मैंने, ठीक है सच में ऐसा बहुत बार किया है मैंने। 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाता था पुणे में, ठीक है तुम लोगों को नहीं पता है, तुम लोग तो बहुत नए हो। और बाद में शाम में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था मैं, ठीक है। पढ़ा 2 घंटे ही पढ़ाना मेरे लिए काफी था, ठीक है, कुछ अलग अलग जगहों में पढ़ाता था। बट सोसाइटी विल नॉट अलाउ यू टू लिव। ये देखो वाइफ इसकी सुबह 9 बजे जाती है ऑफिस, रात को 8 बजे आती है, देखो दिन भर तो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है, तो सोसाइटी विल नॉट अलाउ यू टू लिव। यस, मैंने कहा चलो अब मैं उससे पहले ऑफिस जाऊंगा और बाद में आऊंगा इट इज लाइक दिस, ओके। सो इसने कहा कि यार मैं सारा टेंशन ही खत्म कर देता हूं, मैं ऐसी थ्योरी दूंगा कि चाहे तुम्हें इक्वालिटी पसंद हो, चाहे तुम्हें लिबर्टी पसंद हो, दोनों ही कहोगे कि मेरी थ्योरी परफेक्ट है। सो ही सेज फेयरनेस, फेयर फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। ही सेड कि जस्टिस इज समथिंग दैट इज, justice is fairness, and I will give a justice which is fair from all perspective. He says कि I will give procedural justice. मैं ऐसा प्रोसीजर दूंगा ना, अरे खाली सुनते जाओ फिर आराम से लिख लेना, मैं ऐसा प्रोसीजर दूंगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो अपने आप जस्टिस आएगा, ठीक है। एंड देन यू वॉन्ट बी एबल टू आर्ग्यू अगेंस्ट इट कि ये गलत है, मेरे पर्सपेक्टिव से आई डोंट अग्री। ही कंडक्ट्स एन हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट, जिसको वो कहेगा थॉट एक्सपेरिमेंट, कि सोचो तुमको चाहिए ना प्रोसीजरल जस्टिस, तो चलो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, सोचना शुरू करो। थॉट एक्सपेरिमेंट या प्रोसीजरल हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट या फिर थॉट एक्सपेरिमेंट। बोलेगा सोचो, सोचो दैट यू आर इन अ ओरिजिनल पोजीशन। अभी ये सब टर्म्स इस्तेमाल किए इसलिए टर्म्स आपको जानने हैं। यू आर इन एन ओरिजिनल पोजीशन, तो व्हाट इज ओरिजिनल पोजीशन सर? मैंने कहा सोच तो रहा हूं सर, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन मतलब, बोले ओरिजिनल पोजीशन माने व्हील ऑफ इग्नोरेंस। बोले व्हील ऑफ इग्नोरेंस माने, व्हील ऑफ इग्नोरेंस माने यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट योरसेल्फ। You know general things about society. You know about society that there are some people who are powerful, there are some weak, so there are advantages. You know that there are advantages, there are inequality, there are exploitations.
You know what happens in society. You have a general idea, but you have no idea about yourself. बस सोचो ऐसा. You might be a man, you might be a woman, you might be Ambani, you might be a rickshaw puller, और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उससे भी ज्यादा गरीब, वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं है. You might be belonging to LGBT community, you know nothing about yourself, but you know कि सोसाइटी में LGBTs are harassed, you know कि सोसाइटी में pure people are harassed. Think like that. This is the original position. मतलब original position where you are under wheel of ignorance, where you know nothing about it. You know about society, but nothing about it. बोले ठीक है सर. बोले now you tell me कि which thing you will like, equality और liberty. ये जो डिबेट चल रहा है, इसमें कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? अब जरा सोच के बताओ. इक्वालिटी और लिबर्टी, हर आदमी सोचो, ऐसा रॉल्स कहता है. और रॉल्स कहता है कि मैं सोच के बताता हूं कि क्या होता है, और मुझे लगता है कि हर इंसान भी ऐसा ही सोचेगा. और रॉल्स बताता है कि एवरीवन विल फॉलो मैक्सिमिन प्रिंसिपल. Everyone will follow Maximin principle. Maximin principle मतलब everyone will try to maximize their advantages and minimize their disadvantages. He says कि everyone will say कि सर अगर मैं talented हुआ, अगर मैं advantageous position में हुआ, तो मुझे उसका advantage चाहिए. If I am talented, if I am hard working, so I will have my share as per my contribution, as per my talent, as per my hard work. If I have that, so everyone will try to maximize their advantage, but at the same time everyone will also say कि सर अगर मैं disadvantageous position में पाया गया, patriarchal society में women हो गया, कास्ट बेस्ड सोसाइटी में लोअर कास्ट का मिल हो गया, कंजर्वेटिव सोसाइटी में LGBT हो गया, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वाली सोसाइटी में बहुत पुअर निकल गया, तो सर उस केस में भी जिंदा रहने का थोड़ा सा देख लेना, ऐसा ना हो कि बिल्कुल हालत बिगड़ जाए. मिनिमाइज द डिसएडवांटेजेस. ही सेज कि एवरीवन विल एग्री टू दिस. एवरीवन इन द ओरिजिनल पोजीशन, इफ यू डू द हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट, दैट इज थॉट एक्सपेरिमेंट, एंड यू पुट अंडर योरसेल्फ in original position, that is wheel of ignorance, where you know nothing about yourself but you know general conditions prevalent in society, then you will follow Maximin principle, maximization of advantage, minimization of. And then he says कि following this Maximin principle, I am now arranging these two values. Everyone will give priority to liberty. If I have advantages, I should be allowed to utilize those advantages. Yes or no? Liberty होगा तभी तो maximize कर पाओगे अपने advantage. I should be allowed to maximize those advantages. Then he says equality of opportunity. This is not exactly equality, the kind of equality that Marx talked about. He is saying equality of opportunity. Everyone should be given equal opportunity. So it is in line with the liberal principle only. If you have advantage and there is equality of opportunity, of course you will grab more. Yes or no? But then no one should have unfair advantage. If you are son of Mukesh Ambani, go and have good coaching, go and have luxurious hostel, best of the best teachers, but then no cheating,
That is not fair. So liberty, equality of opportunity, and then he says कि but we have to minimize disadvantage also. So since we have to minimize disadvantage, welfare of the poor should also be done. Welfare of the disadvantaged should also be taken care of, and welfare of the disadvantaged can be done only by taxing the rich people. Tax them and work for their welfare. So if you are in original position, मतलब under wheel of ignorance, you will have no problem with this. He says कि everyone from whatever perspective you are looking at, the problem is कि हर गरीब आदमी हो जा रहा है मार्क्सिस्ट, हर अमीर हो जा रहा है लिबरल, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाला. अपने पर्सपेक्टिव छोड़ो, व्हील ऑफ इग्नोरेंस में आओ, ये प्रिंसिपल निकल के आएगा. थॉट एक्सपेरिमेंट करो, ओरिजिनल पोजीशन में आओ, ये निकल के आएगा, जिसको वो कहता है लेक्सिकल ऑर्डर. ऑर्डर, लेक्सिकल ऑर्डर, most important, then less important, and then this is the most important, then this is needed, this is also needed. These three things have to be maintained. Who will maintain this? The state will maintain. It will tax the rich and work for the welfare of the poor. And everyone, if you are in this original position, wheel of ignorance, you will accept this maximum principle, you will accept this lexical order कि ठीक है सर, डिसएडवांटेज भी मिनिमाइज कर दिया, अपने एडवांटेज को भी मैक्सिमाइज कर दिया. अरे क्या ठीक है. लेक्सिकल ऑर्डर खाली अरे सिर्फ नाम से, टर्म से खेल रहा है. लेक्सिकल ऑर्डर मतलब सीक प्रायोरिटीज. एक मिनट, इट इज जस्ट प्रायोरिटी. खाली वो टर्म दे दे के घबरा रहा है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस एंड ऑल दैट. बोलो. No idea about yourself. You do not know where you lie in the society. You know when you are in wheel of ignorance, मतलब when you are in the original position, you know कि सोसाइटी में ऐसा ऐसा है, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं. लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं गरीब परिवार से हूँ, अमीर परिवार से हूँ. सोसाइटी में जो वीक है, जो लोअर कास्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और यू डोंट नो कि मैं विमेन हूँ, मैन हूँ. The moment you know your position, you adopt an ideology. Why? I mean, most of the women are radical. That is true. Because the society is like that. Repressive against their freedom of expression. So they become more radical, they become Marxist, they are more like revolutionary. Men are like, हाँ ठीक तो है सब कुछ, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से ठीक है. The moment you know your position, your ideology cannot be a value-free, neutral ideology. An ideology that could be perfect from all perspective. An ideology that is just from all perspective, fair from all perspective, which is his main goal. हाँ. हाँ ठीक है. But then he says, you know about yourself. Is it important for everyone to put under wheel of ignorance? He says कि you do this hypothetical experiment. मैं कहता हूँ suppose your name is Ram, he is your brother. So बोले सर मैं कैसे मान लूँ, मेरा नाम तो ये है. He is doing the same. Suppose मान लो. Agreed? बोलेंगे हाँ सर agreed. ठीक है. मान लो तुम्हारी उम्र 40 साल है, तो 20 साल पहले तुम्हारी उम्र कितनी थी, तो पेपर में लिख के आओगे क्या कि सर मेरी उम्र अभी 40 साल है ही नहीं. मैं कैसे मान लूं? तो वही थॉट एक्सपेरिमेंट वो कर रहा है. अरे क्या रोल समझ आ गया? अरे सुनो प्रियांकी, लिबर्टी तो समझ आ गया, फुल फ्रीडम, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर इंसान को बराबर मौका मिले, ठीक है.
रिजर्वेशन पॉलिसी क्या करती है? हर इंसान को बराबर मौका देती है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कह रहा है कि कोई अनफेयर काम ना हो, ठीक है। अनफेयर मतलब आप अपने पावर पोजीशन का इस्तेमाल करके पेपर ही लीक करा दें, वो नहीं होना चाहिए। हर इंसान को बेसिक हेल्थ, एजुकेशन, सर्विसेज मिले ताकि वो compete कर पाए। तो रिजर्वेशन पॉलिसी कम्स अंडर दिस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कि ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, बाकियों को सरकार पढ़ाएगी, ठीक है। बाकियों को सरकार अगर पढ़ा नहीं पाई तो सरकार जो है फिर उनके लिए सिलेक्शन का मार्क्स थोड़ा कम कर देगी। रिजर्वेशन दैट इज टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कि हर इंसान को, अगर आपके लिए 100 नंबर लाना जितना कठिन है, जिसने कोचिंग नहीं लिया उसके लिए 50 नंबर लाना इतना कठिन है, और कोचिंग अपनी इनएबिलिटीज के कारण नहीं ले पाया, फाइनेंशियल लिमिटेशन के कारण नहीं ले पाया, तो वो 50 नंबर ला दे तो भी बराबर हो गया, ठीक है। तो इक्वालिटी, हर इंसान को बराबर का मौका। लेकिन इन सब के बावजूद भी, लिबर्टी के बाद भी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बाद भी समाज में कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो नेचुरली बैकवर्ड होंगे, जो नेचुरली डिप्राइव्ड होंगे। मैंने कहा ना कि एडवांटेज दो तरीके का होगा, नेचुरल एडवांटेज, इनहेरिटेड एडवांटेज। तो इनहेरिटेड एडवांटेज को काउंटर करने की कोशिश की, चाहे अंबानी हो चाहे गरीब इंसान हो, सबको मौका मिले। लेकिन इसके बाद भी नेचुरल एडवांटेज किसी के पास होगा। कोई इंटेलिजेंट है तो है, अब क्या कर लोगे, कोई टॉल है तो है, पावरफुल है तो है, क्या कर लोगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ वही ले जाए, और जो मान लो नेचुरली डिसएडवांटेजियस पोजीशन में उसको कुछ ना मिले, ऐसा नहीं है। एवरीवन शुड, एंड व्हेन यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ, आई एम टॉल, आई एम पावरफुल, आई एम इंटेलिजेंट, यू विल से कि नहीं सर, एक बात तो तय है कि अगर कोई नहीं निकला, नेचर ने उसको नहीं दिया है उतना एडवांटेज, तो भी उसको बेसिक मिनिमम तो उसका मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान ये सब तो मिलना चाहिए। यस और नो? कि डिग्निफाइड लाइफ बिता पाए सर, इतना तो मिलना चाहिए। बोले हाँ। इसलिए सर तीसरा, ठीक है, लेक्सिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी में तीसरे नंबर पे आ गया, लेकिन आना जरूर चाहिए कि वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। और वेलफेयर कैसे होगा? टैक्स लगाइए और टैक्स के पैसे से वेलफेयर कीजिए। प्रियंकी, मैं वेट कर रहा हूं, जिस तरह के डाउट्स हो सब पूछिए, मैं सब जवाब दूंगा जो पूछना है। देखिए ये है प्योर पॉलिटिकल साइंस, लेकिन पूछ लिया था 2016 यूपीएससी मेंस में। सिंस रॉल्स इज सो इंपॉर्टेंट, 3-4 लोग ही तो इंपॉर्टेंट हैं, गांधी, रॉल्स, मिल्स हो सकते हैं, ठीक है, इन लोगों के बारे में आपको, बेंथम हो सकते हैं, कांट, जो मैं आपको बता रहा हूं, तो ये लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं कि पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जो बातें इन्होंने कही है प्योर पॉलिटिकल साइंस है, और कोई, देखिए एथिक्स में कोई पढ़ के जाता भी नहीं था इतना। उस साल पॉलिटिकल साइंस वालों को सीधा सीधा एडवांटेज हो गया, पीपल क्राइड फाउल किया तो गलत है। आप लोगों ने जो इस बार किया है ना एपीएससी पीटी के बाद, वो यूपीएससी में हर साल होता है कि यूपीएससी अनफेयर, पब्लिक, यूपीएससी डजंट केयर, ठीक है। एपीएससी ने भी इस बार शायद से वही एटीट्यूड ले लेगा, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, जो तो हर साल होता है। तो लोग चिल्ला रहे कि तो गलत है, गलत है, तुमने तो प्योर पॉलिटिकल साइंस वाला पूछ लिया। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा लॉजिक भी लगेगा, और लॉजिक अभी मैं आपको बताऊंगा। व्हाई रॉल्स वाज आस्क्ड, बिकॉज़ ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, and why he is most important you will get to know now. All countries in the world are following his philosophy. This lexical order is followed in every country, everywhere liberty is there. I am running my coaching institute, ठीक है, equality of opportunity is there, reservation and all that, do whatever you want to do, but at the same time pay taxes, so that if there are some people who have natural disadvantages, their needs should also be taken care of. Pay that, and if you don't pay that, then you will have it. And every country is following this, every country. The moment you deviate from it, your society will become hell, because those who are having natural disadvantageous position, they will start living life of animals, and you cannot live in those societies. You will see जिस सोसाइटी में ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन चरम सीमा से ऊपर चला जाता है, वहां पे ये मिसिंग होता है, and no one will want that, especially when you are in hypothetical, you are doing that thought experiment. You yourself don't want to live like an animal, and you don't know your position. Every country is following this welfare model. दुनिया की सारी कंट्री वेलफेयर स्टेट है। अब डोंट से कि सर म्यांमार,
डोंट आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग। म्यांमार स्टेट ही नहीं है, फेल्ड स्टेट है, ठीक है सर। नॉर्थ कोरिया फेल्ड स्टेट, बट इफ देयर इज अ स्टेट दे आर फॉलोइंग दिस, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Rawls एंड दैट इज व्हाई इट केम इन एथिक्स। वर्ल्ड में इनसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स कम ही हैं, गांधी हैं, ये हैं। जो पूछना है पूछिए। यस, डीपीएसपी फॉलोज दिस सेम प्रिंसिपल। जितना हो सके उतना वेलफेयर कीजिए, लेकिन उसको मैंडेटरी नहीं बनाया है। द मोमेंट दे मेक इट मैंडेटरी इट बिकम्स कम्युनिस्ट। वेलफेयर स्टेट यही है, ठीक है। हाँ, मुझे लगा कुछ बढ़िया डाउट आ गया। हाँ हाँ, एक तो पहली बात, आपके सारे सवालों का खंडन मैं सी जिनपिंग बन के करता हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो चाइना ने कहा कि हमने पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दिया पूरी तरह से, इसी साल कहा है उन्होंने। दूसरा, अब मैं नरेंद्र मोदी बन के बोलता हूँ, यू से देयर इज कम्युनिज्म, बट दिस इज नॉट वी आर सेइंग, दिस इज व्हाट चाइना इज सेइंग दैट वी आर कम्युनिस्ट। सो कम टू द रियल वर्ल्ड। इफ माय नेम इज सत्यजीत तो मैं हमेशा सत्य बोलूंगा, नथिंग लाइक दैट। So China said that they are communist, but does that mean that they do not have any government? सबसे strong repressive government उन्हीं की है। They're far away from communist. So they say कि तो नाम क्यों रखा communist? तो बोले अभी जवाब देता हूँ। अभी हम सोशलिस्ट वाले फेज में हैं। जब तक पूरी दुनिया भर में कैपिटलिज्म है तब तक खतरा है। जब ये खतरा खत्म हो जाएगा तो हम कम्युनिज्म में चले जाएंगे। सी जिनपिंग बोला सिंपल है, मैं पावर छोड़ दूंगा, मैं भी कहीं जाकर के वर्कर बन जाऊंगा। लेकिन अभी खतरा है अमेरिका से, यूरोप से। So there is an ideological conflict, जो यूएसएसआर conflict लेकर के चला था, इसलिए अपने आप को कम्युनिज्म कह रहा है। फ्यूचर कम्युनिज्म, फ्यूचर उसमें साइलेंट है, ठीक है। अभी हम लोग सोशलिस्ट में, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। सी जिनपिंग, आई एम सन ऑफ प्रोलेटेरिएट, कोई कैपिटलिस्ट नहीं हूँ। इसीलिए वहां पे आप देखेंगे चाहे कोई कितना ही बड़ा कैपिटलिस्ट हो, अभी कुछ दिन पहले उनकी क्या हालत की हुई थी, जैक मा को गायब भी कर दिया था उन्होंने, राइट। क्योंकि देश है कि अभी हम सोशलिस्ट हैं, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। लेकिन जिस दिन अमेरिका भी सोशलिज्म अपना लेगा, पूरी दुनिया अपना लेगी, खतरा नहीं होगा कि वापस से वो कैपिटलिज्म आने वाला, उस दिन हम कम्युनिज्म में चले जाएंगे, ठीक है। और पूछो। हो गया, समझ आ गया? लग रहा है प्रोसीजरल जस्टिस, लग रहा है प्रोसीजर। अच्छा, वेलफेयर स्टेट में क्या होगा? थोड़ा वेलफेयर स्टेट के बारे में और बात कर लेते हैं। वेलफेयर स्टेट में क्या होगा? गरीबों का भलाई। किस तरह का भलाई? 3 BHK फ्लैट, एक बढ़िया, हाँ, अब जरा वेलफेयर का मतलब समझो। जब प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनता है तो 10 by 10 फीट ऐसा कुछ होता है, ठीक है, विथ 1 टॉयलेट। ये है वेलफेयर, जस्ट सर्वाइवल। ये नहीं कि अब सबको 3 BHK फ्लैट मिलेगा, सबको एक एक कार मिलेगी। वेलफेयर में सरकार बेसिक मिनिमम दैट विल हेल्प यू इन सर्वाइवल, दैट इज द वेलफेयर स्टेट, राइट। And that is the criticism also of a welfare state, biggest criticism. If you actually want someone, if you actually want this principle to be followed, you need to do more just than not just mere survival, but you need to do more. You need to give them education, you need to give them better health facility, you need to give them drinking water, better nutrition. Then only these people will be able to avail the benefits, equality of opportunity, right?
This is the basic criticism of welfare state. Welfare state will never allow or give an opportunity for those who are availing the benefits of welfare state to actually avail the opportunities available around them, right? This is what Amartya Sen starts. Amartya Sen is in the similar line. Justice as fairness. He is of the similar philosophy, but he gave his philosophy by criticizing Rawls. इसीलिए अमर्त्य सेन को मिला नोबेल प्राइज. आपके इस बार पीटी में भी आ गए, ठीक है. ही क्रिटिसाइज्ड रॉल्स लाइक एनीथिंग. सबसे पहले तो उन्होंने भी वही बात कही कि हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट इज very arbitrary. It is not possible in real life that anyone actually put themselves in hypothetical. चलिए ये क्रिटिसिज्म तो मुझे अच्छा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, बट अनदर क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अ वेलफेयर स्टेट never allows an individual to reap the benefit of equality of opportunities. तो बोले क्या करना चाहिए सर? तो उन्होंने सिंपल सी आइडिया दी कि एक स्टेटमेंट सुनो, फिर अमर्त्य सेन के बारे में तुमको अच्छे से समझ जाओगे. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू गिव फिश टू अ हंग्री पर्सन. इट्स मोर इंपॉर्टेंट to teach him how to catch a fish. So it's important that you impart skill to individuals. Skilling is important. What to do? Skilling. ठीक है. Skilling of individual is important so that that person avails the benefit available around him or her. So that the person avails the benefit. रॉल्स को जितना मैंने तारीफ की उतना ही क्रिटिसिज्म भी किया जाएगा. जो कैपिटलिस्ट, जो कम्युनिस्ट हैं, तो कहेंगे एकदम ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये कैपिटलिस्ट लोगों का दलाल है. सोफिस्टिकेटेड बात. अभी तक आपको रॉल्स अच्छा लग रहा था ना, राइट? लेकिन रॉल्स को अब कम्युनिस्ट लोग जो इक्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं कहेंगे कि उनका दलाल है. अच्छी अच्छी बातें करके, कन्विंसिंग लॉजिकल बातें करके कैपिटलिज्म को सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है. कि जो कैपिटलिस्ट हैं, जो रिच हैं, वो स्टेट का नेचर, अब ठीक है मार्क्स वाला स्टेट नहीं बचा है, बंदूक दिखा करके, दरा धमका के गरीब को गरीब नहीं रख रहा है, इन गरीब को रोटी दे दे करके. गरीब जिस दिन भूखा होगा उस दिन करेगा रिवोल्ट, तो उसको उतना भूखा मत होने दो, रोटी देते रहो. लेकिन कभी भी इतना मौका मत दो कि वो रिच लोगों के शेयर में अपना क्लेम करे, राइट? सो दिस इज व्हाट अमर्त्य सेन क्रिटिसाइज्ड, एंड अमर्त्य सेन डेवलप्ड ओवर रॉल्स, एंड दिस इज फॉर व्हाट ही गॉट नोबेल प्राइज. अरे ठीक है. स्किल, अलाउ देम, स्किलिंग एंड मतलब डेवलप द पोटेंशियल. सो इट विल इंक्लूड एवरीथिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन. नाउ यू टेल मी, NGNREGA will come under whose philosophy? Rawls or Amartya Sen? Rawls, of course. Basic minimum you will get, you work for a day and you get 280 rupees. 280 rupees से क्या कर लोगे? प्रधानमंत्री आवास योजना, Rawls, yes or no? बस बेसिक दे दो. And criticized as agents of capitalist. सबको घर वर दे दो, सबको थोड़ा बहुत खाने पीने को दे दो, ठीक है, और सबको बढ़िया बढ़िया सपने बेचते रहो. कैपिटलिस्ट आर ड्रीम सेलर्स. यस यू कैन, राइट?
Now you see, अरे क्या हो गया, आपस में भिड़ गए रॉल्स और अमर्त्य सेन. Now you tell me डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, अरे अपना वो, अरे एजुकेशन के सर्व शिक्षा अभियान को अपग्रेड करके क्या बना दिया है, समग्र शिक्षा अभियान, ये सब क्या है, अमर्त्य सेन में है ना. सो अभी भी बहुत सारी फिलोसफी, बहुत सारे पॉलिसीज या अप्रोच जो हैं वो अमर्त्य सेन के आइडिया से गाइडेड हैं. बहुत सारे जो है, मोदी जी जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे, ही वाज क्रिटिक ऑफ रॉल्स एंड डाई हार्ड फैन ऑफ अमर्त्य सेन. इन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं एमजी नरेगा को खत्म नहीं करूंगा, एमजी नरेगा को मैं जिंदा रखूंगा. कांग्रेस के फेलियर के याद में, एज ए मोमेंट ऑफ फेलियर ऑफ कांग्रेस, दैट इन लास्ट 70 ईयर व्हाट इट हैज डन, कि टिल डे सो मेनी पीपल आर गोइंग फॉर अनस्किल्ड जॉब. That too at hardly, एमजी नरेगा says what 100 days of unskilled job. ये नहीं कि आपको ये टेक नहीं चाहिए, कुछ नहीं, पहुंच जाओ तुमको काम मिल जाएगा. So this is the level of this country, that even after 70 years of independence, so many people are going for unskilled job, that too at a meager daily wages. मोदी ने कहा मैं इसको जिंदा रखूंगा, एकदम जोरदार भाषण दिया. लेकिन जिंदा रखने का मतलब ये नहीं कि 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ डालूंगा, 200 करोड़ डाल दूंगा, रखूंगा नाम की तरह, स्टेटमेंट दिया था उन्होंने. लेकिन बाद में उनको रियलाइज हो गया कि ये इंडिया है. आज एमजी नरेगा इस मौजूदा सरकार की भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिसी. अबे आदमी जिंदा रहेगा भाई तो ही तो स्किल लेगा. आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा तो स्किल क्या लेगा, मुर्दे को स्किल दोगे तो जिंदा रखने के लिए पहले काम कर लेते हैं. खाली पेट आदमी स्किल ट्रेनिंग लेगा. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, व्हाट इज दिस, अमर्त्य सेन, राइट. तो मौजूदा सरकार ने बहुत सारे अमर्त्य सेन की पॉलिसीज भी अप्लाई की हैं, लेकिन कांग्रेस, पुरानी सरकारों को क्रिटिसाइज करना भी जस्टिफाइबल नहीं है. उस टाइम में सर्वाइवल पे खतरा था यार, ठीक है. तो सोशलिस्ट थी, लोगों के बेसिक नीड्स पे ध्यान दे रही थी. बट नाउ यू हैव दैट लिबर्टी ओवर अ पीरियड ऑफ 70 years. नाउ यू हैव लिबर्टी टू अप्लाई सम स्किलिंग इनिशिएटिव्स अंडर फिलोसफी अमर्त्य सेन आल्सो. सो टाइम की बात है. हम आप एमजी नरेगा खत्म कर दो, लोग भूख से मरने लगेंगे, तो आप नहीं कर सकते, राइट. तो ही ऑल्सो रियलाइज, यही सरकार भी रियलाइज कर गई कि नहीं, एमजी नरेगा स्टिल इज नीडेड, इट इज इम्पोर्टेंट. तो दोनों के अपनी अपनी अप्रोच है, लेकिन ये अप्रोच का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी है. इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है, एजेंट ऑफ कैपिटलिज्म. ये कैपिटलिज्म को क्रेडिबिलिटी देता है कि देखो हम अमीर के कारण तुम जिंदा हो, लेकिन ये एक्चुअली तुम अब अमीर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. इट्स अ मेथड ऑफ गेटिंग क्रेडिबिलिटी. ये इलेक्शन का भी ऐसे ही क्रिटिसिज्म होता है पूरी दुनिया भर में. नाउ वी आर इज बिकमिंग फिलोसॉफिकल कि 5 साल में इलेक्शन करा के ना हम लोग को फील दिया जाता है कि वी आर द बॉस. फिर हम में से कोई भी एक एमएलए भी बन सकता है, क्या फॉरगेट अबाउट प्राइम मिनिस्टर. लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला ये लिखा है कि तुम प्रेसिडेंट भी बन सकते हो. यू नो कि क्या खाक बनूंगा, एमएलए तक नहीं बन सकता, मुखिया तक नहीं बन सकता, अगर 2-4 करोड़ रुपए ना हो और एक आधा, ठीक है, क्राइम ना किया. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज द फैक्ट दैट यू नो, राइट. बट क्रेडिबिलिटी गेन की जाती है कि नहीं, यस यू कैन, ठीक है. सो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि ये एजेंट है, एजेंट ऑफ, जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना मुझसे, तो दिन भर में ऐसे ही 3-4 जर्क खाओगे, लगेगा कि यार कितना बढ़िया फिलोसफी है, ठीक है. फिर इससे नफरत होने लगेगी, अरे बहुत वाहियात आदमी है. देखो कैपिटलिस्ट लोगों को क्रेडिबिलिटी दे रहा है. इनका प्रॉब्लम क्या है, आदमी जिंदा रहेगा तो स्किल लेगा. पहले भूखे को बोलो कि नहीं चलो मैं तुम्हें मछली पकड़ना सिखाता हूँ, ठीक है, अपना खुद पकड़ के खाओ, और उस दिन मछली मिली ही नहीं तो वहीं लेट जाएगा. इसी लाइन में एक तीसरा भी मिटा दूं मैं इसको. अरे तो कुछ लिखना है, हो गया ना. क्या
हाँ हाँ कहना क्या चाहते हो? मैक्सिमम प्रिंसिपल, मैक्सिमाइजिंग एडवांटेज, मिनिमाइजिंग डिसएडवांटेज। अब बताओ। नहीं तो अब इसके बाद इस आइडिया को लेकर के हम लोग आए लेक्सिकल ऑर्डर पे। लेक्सिकल ऑर्डर की लिबर्टी अप्लाई करके जिसके पास नेचुरल एडवांटेज है या इनहेरिटेड एडवांटेज है वो हो जाएगा रिच, ठीक है। लेकिन फिर हम लेकर के आए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कि जिसके पास इनहेरिटेड एडवांटेज है वो एडवांटेज ना मिले, ठीक है, सबको बराबर का मौका मिले। अगर कोई गरीब है तो उसको रिजर्वेशन मिल जाए, ठीक है। लेकिन अभी भी नेचुरल एडवांटेज तो होगा ही, और जो नेचुरल एडवांटेज है वो अभी भी रिच हो जाएगा। तो अब ये रिच लोग देंगे सरकार को टैक्स, और ये टैक्स से तीसरा प्रिंसिपल होगा दैट इज वेलफेयर ऑफ पुअर, और वेलफेयर ऑफ पुअर से फिर ये जो फिलॉसफी है मिनिमाइजिंग डिसएडवांटेज वो फुलफिल होगा कि जो पुअर है उसके डिसएडवांटेज को मिनिमाइज किया जाए। अब बताओ। हाँ, ये थ्योरी बेसलेस लग रहा है। उसने ये थोड़ी कहा है कि गो फॉर करप्शन। इट इज सेइंग इट इज flaw in the application part. The flaw in the application does not mean that the theory itself is bad. Did he say कि no? I mean he has given a philosophy कि those who are accumulating wealth, they should contribute part of their wealth as tax. अब तुम कह रहे हो कि सर यहीं पे तो सबसे ज्यादा चोरी होती है, टैक्स ही तो सबसे ज्यादा चोरी होती है। तो टैक्स जब चोरी हो गई तो गरीब का कभी भला होगा नहीं, तो गरीब का भला नहीं होगा तो ये थ्योरी कभी एप्लीकेशन में नहीं आएगा। ये कह रहा है कि सरकार किस काम के लिए बैठी है, सरकार छापे मारती कि नहीं मारती है, सरकार इंक्वायरी करती कि नहीं करती है, तो इसीलिए कर रही है कि तुमने भी तो कहा था ओरिजिनल पोजीशन में, व्हील ऑफ इग्नोरेंस में, कि हाँ हाँ टैक्स होना चाहिए। अब दो, जैसे पता चल गया अपना पोजीशन, टैक्स चोरी करने लगे। So yes, it's true. This is what अमर्त्य सेन का पहला क्रिटिसिज्म है। What you are saying कि hypothetical, it's pure hypothetical, very arbitrary, and no one will accept it as fair because everyone knows their position in society, and they will justify tax की चोरी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बॉन्डेड लेबर है के बराबर है। मैं काम करूँ और मेरे काम का मुझे बस 60% मिले और 40% में किसी और को दे दूँ तो बॉन्डेड लेबर हुआ। अगर मैंने 10 घंटा काम किया, मुझे खाली 6 घंटे का काम मिला, बाकी का 4 घंटा तो मैंने बॉन्डेड लेबर की तरह काम किया दूसरों के लिए, मजबूरी में, बिना पैसे के। टैक्स इज लाइक दैट बॉन्डेड, पेइंग टैक्स इज लाइक टू बी अ बॉन्डेड लेबर, ये क्रिटिक्स कहेंगे। लेकिन दिस इज व्हेन यू नो योर पोजीशन। जब ओरिजिनल पोजीशन में थे तो माना तो था, तभी तो सरकार के पास पावर है, सरकार हक से आके बैठ जाती है किल्लाओ। हमने जो वेलफेयर स्टेट बोला तो बनाया था ना संविधान तुमने, तुम्हारे पूर्वजों ने। आज तक हमें वोट देते हो ना इन द नेम ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो टैक्स क्यों नहीं दे रहे? व्हेन यू वोट, व्हेन यू मेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन यू रोट इट इन प्रीएम्बल, व्हेन यू रोट इन डीपीएसपी, मतलब यू एक्सेप्टेड रूल्स, ठीक है, उस टाइम तक रूल्स आए लेकिन यू एक्सेप्टेड दिस फिलॉसफी। अब टैक्स नहीं दे रहा हूं। ओरिजिनल पोजीशन में तो तुमने भी कहा था कि हाँ सही है ये, अब जब तुम्हें अपनी पोजीशन पता चल गई तो कह रहे हो कि नहीं गलत है। सो वेयर इज द प्रॉब्लम इन द थ्योरी इटसेल्फ? द प्रॉब्लम इज इन द एप्लीकेशन, एंड द responsibility lies with the government to apply it, and the government is justifiable when it forces its legal principles in order to collect taxes। क्योंकि हर आदमी ओरिजिनल पोजीशन में बोलेगा कि हाँ अगर मैं डिसएडवांटेजियस हो गया तो मेरे डिसएडवांटेज को मिनिमाइज किया जाए टैक्स ले करके, और जब देने की बारी आ गई तो दे नहीं रहे हो। अब बताओ, बात ठीक है?
और अरुणोदय स्कीम ऑफ कोर्स रॉल्स 830 रुपये, 1000 रुपया दे देंगे आप, राइट, 1000 कर दिया ना 830 को बढ़ा करके। Massif procedural means he says I will not simply give a theory, equality is best, liberty is best, I will take you through a procedure, ठीक है। So that is how he says कि my concept of justice will be procedural justice, a procedure that everyone will accept as fair, an outcome that everyone will accept as a fair outcome। चलो रॉल्स को एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबको नोट्स है क्या? 2 मिनट में पढ़ पाओगे? मैं पढ़ा देता हूँ, यहीं पे पढ़ा देता हूँ। अच्छा, तीसरा इस लाइन का थिंकर मैं बताना भूल गया, स्टिग्लिट्ज के बारे में बता देता हूं फिर चलेंगे। स्टिग्लिट्ज भी इसी लाइन का थिंकर है। जस्टिस एज फेयरनेस लाइन का थिंकर है, ठीक है। बट स्टिग्लिट्ज मेनली, जोसेफ स्टिग्लिट्ज हैज कंडक्टेड मेनली रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। So Stiglitz said कि no doubt after globalization every economy has benefited and there has been great rise in growth rate of different economies who have been part of the globalization, but this globalization has also led to inequality. This globalization has led to jobless growth, ठीक है, economic disparity. 1% of the richest people in the country hold 59% of wealth, Oxfam, ग्लोबलाइजेशन का आउटकम है, ठीक है। सो स्टिग्लिट्ज सेज कि ग्लोबलाइजेशन हैज टू बी मेड मोर इक्विटेबल, देन ओनली वी कैन हैव अ फेयर justice as fairness. Of course, rich people are extracting benefit of it, but poor should also benefit from it. Then only justice can be fairness from different perspective. Right now, what's happening? Only rich people are extracting maximum benefit out of globalization. Poor people are actually suffering. समोसे वाले का समोसे का दुकान बंद हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि सामने मैकडी का खुल गया, KFC खुल गया, राइट? तो poor people have only been at the receiving end due to globalization. So rich who are becoming richer because of the globalization. So globalization itself has led to inequality, and that has to be made equitable. Okay, then only it will be justice. Justice as fairness from all perspectives. Simple. So रॉल्स की पूरी प्रोसीजरल थ्योरी उसको क्रिटिसाइज करते हुए अमर्त्य सेन और स्टिग्लिट्ज इज मेनली अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तीनों के तीनों जस्टिस एज फेयरनेस अप्रोच है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि फेयरनेस तो तब होगा भाई जब हर आदमी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रियल सेंस में हो, जब हर आदमी को तुम सच में स्किल दो। नहीं तो तुम्हारा जो सेकंड स्टेप है ना वो खाली दिखाने का है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देयर इज नथिंग लाइक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन योर केस अनलेस। अब पढ़ते हैं जरा सा। जस्टिस इज व्हेन एक्शन इज फेयर फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। इनका यही बेसिक फाउंडेशन है। जस्टिस एज फेयरनेस इन एथिक्स, इट इज रिलेटेड टू एन एस्पेक्ट दैट हाउ कॉमन गुड्स एंड रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं पढ़ा रहा हूं एथिक्स पर्सपेक्टिव से। जॉन रॉल्स
प्रोसीजरल जस्टिस डिस्क्राइब्स हिज थ्योरी एज प्योरली प्रोसीजरल। अपना उसमें बीच में कुछ भी वो अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी डिस्क्रिशन या सब्जेक्टिविटी वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा अप्रोच लेकर चलेंगे जो सब इंसान अग्री करें, प्रोसीजरल। सो प्रोसीजरल जस्टिस के लिए क्या करना होगा? थॉट एक्सपेरिमेंट, विच इज अ हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट। अब ये जो प्राइमरी और गुड्स और सेकेंडरी गुड्स वाला है ना, इसको काट दो। ये मैंने पॉलिटिकल साइंस मतलब थोड़ा ज्यादा डेप्थ में दे दिया, एथिक्स में इतना नहीं चाहिए, इसको काट ही दो, तुम छोड़ देना उसको। अब व्हील ऑफ इग्नोरेंस तो नहीं काटते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, ये लगा पूरा ही काट दिया। इतना गुस्सा, इसको काट दो। एक्चुअल में क्या कहा है, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, एथिक्स में इतना चाहिए भी नहीं, पॉलिटिकल साइंस कि देखो दो तरह के गुड्स होते हैं, प्राइमरी गुड, सेकेंडरी गुड। प्राइमरी गुड्स आर some basic goods that are needed to achieve secondary goods. Primary goods के example जैसे equality, liberty, या primary goods, rule of law, law and order in society. So ये तो सबको equally available होना चाहिए, जिसकी मदद से हम लोग secondary goods, जैसे कोई IAS बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो जिसकी मदद से प्राइमरी गुड्स की मदद से सेकेंडरी गुड्स लोग अचीव कर पाए। अब सेकेंडरी गुड्स कैसे डिवाइड होना है, उसके लिए फिर उसने कहा कि मैं देता हूं अपना थ्योरी। प्राइमरी गुड्स तो सबको मिलना चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, लेकिन हमें क्या जरूरत है इतना, ये प्योर पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, इसको कट डाउन कर दो, ठीक है। He says function under wheel of ignorance. In wheel of ignorance, people do not know particular facts about themselves. They only know some general facts, general understanding of society, economics and psychology. साइकोलॉजी के अमीर जो है वो गरीब को हरास करता है, ठीक है। इकोनॉमी, कुछ लोग अमीर हैं कुछ गरीब हैं। सोसाइटी, देयर आर सम पीपल हु आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, राइट। दे डोंट नो विच पोजीशन दे विल बी प्लेस्ड इन दैट सोसाइटी। दे मे बी रिच, पुअर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, व्हाटसोएवर। ओरिजिनल पोजीशन, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। जॉन रॉल्स says that social welfare approach people will go for social welfare state or approach. They will neither go for capitalist nor go for communist if they are in wheel of ignorance. So in their wheel of ignorance, people will have maximum principle. Maximum means any rational person, rational, तुम कहोगे नहीं सर हम तो नहीं मानते, हमें तो मैक्सिमाइजिंग डिसएडवांटेज, मिनिमाइजिंग एडवांटेज। तो रॉल्स कहेगा तुम पागल हो, यू आर नॉट रैशनल। एनी रैशनल पीपल विल गो फॉर दिस मैक्सिमम प्रिंसिपल, नॉट मिनिमैक्स प्रिंसिपल, कि मिनिमाइज एडवांटेज, मैक्सिमाइज डिसएडवांटेज। कोई जाएगा क्या उसके लिए? सो इफ यू आर रैशनल तो यू विल मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स of any advantage and you like to minimize the impact of any disadvantage. Any rational person will put himself in both situations. And then he gives this lexical order. Liberty, everyone would like to take the benefit of any advantage or talent they have. Equality of opportunity, everyone would like that they should be given equal opportunity to explore their talents, ठीक है। And then difference principle, इसको welfare state ना देकर के वो कहता है difference principle। तो ये नाम याद रखना, difference principle। You see, those who are rich, those who are advantaged, and there are those who are disadvantaged. So some benefits should flow from advantaged for the disadvantaged, so that the difference could be brought down to some extent, ठीक है। डिफरेंस प्रिंसिपल, बट दैट डिफरेंस प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली लीड्स टू, डिफरेंस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट द बेनिफिट्स such that the benefits the least advantaged section of the society, tax the rich, welfare of the people. So this difference principle lays the foundation of a welfare state, जो दुनिया भर की सरकारें मानती हैं, फॉलो करती हैं।
जिसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि तुम सब जो हो वो कैपिटलिज्म के एजेंट हो। वेलफेयर स्टेट का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है, यू आर एजेंट ऑफ कैपिटलिस्ट्स, यू आर ट्राइंग टू गिव इट लेजिटिमेसी। अगर 10 साल तक कोई वेलफेयर ना हो तो कोई अंबानी टाटा कोई नहीं बचेगा, लेकिन तुम खाली वेलफेयर कर रहे हो, स्किल तो दे नहीं रहे हो कि सच में लोग राइज करें, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दे नहीं रहे हो कि सच में लोग राइज करें। ठीक है, एंड हियर कम्स अमर्त्य सेन। अरे व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या है? सब होने के बाद रामायण हो गया, अब पूछ रहे हो सीता कहाँ कौन है? अरे व्हील ऑफ इग्नोरेंस माने तुम, व्हील मतलब क्या? पर्दा, पर्दे के पीछे हो, इग्नोरेंस नाम का पर्दा है। तुम्हें सोसाइटी के बारे में तो पता है कि सोसाइटी में कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, लोगों का साइकोलॉजी पता है कि अमीर जो है गरीब को हैरास करता है, लेकिन तुमको खुद के बारे में कुछ नहीं पता। दैट इज दैट इन ओरिजिनल पोजीशन यू आर अंडर व्हील ऑफ इग्नोरेंस। अरे क्या ठीक है? सो जॉन रॉल्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ही ट्राइड टू रिकंसाइल liberty and equality using taxation theory, right? सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं जॉन रॉल्स के अमर्त्य सेन, इसी लाइन में है बट क्रिटिक है। ही सेज दैट रिसोर्स एलोकेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। देखो थोड़ा बहुत ले करके डिफरेंस प्रिंसिपल टैक्स लेकर के और लो वेलफेयर करना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज एम्पावरमेंट। डोंट गिव फिश और टीच हिम हाउ टू catch fish. So his approach is known as capability approach, right? This is advantage, this is disadvantage. So you are taking away some of the benefits, resource, and giving it to the disadvantages, so that to keep the difference limited. That is not enough. Give them some capability also, develop their capability also, so that they also could become to the और go to the advantageous position. ठीक है? Is it okay? Focus should be on nutrition, life expectancy, health, education. जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ हैं, अमर्त्य सेन से सिमिलर हैं, ये भी इनइक्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि जो पुअर हैं उनको बराबरी का मौका मिले, बट हिज study is mainly limited to globalization. He says that globalization has created more inequalities. Globalization should happen in a way that it decreases the gap between rich and poor. This can be done by skilling the people, empowerment. तो दोनों के दोनों स्किल की बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों कैपेबिलिटी डेवलप करने की बात कर रहे हैं, बट स्टिग्लिट्ज़ इज मेनली टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या ठीक है? ये he says कि globalization should happen in a way that it decreases gap between rich and poor, but it is happening otherwise. It is happening in a way where the gap between rich and poor is increasing. तुम कह रहे हो कि स्किल नहीं है, तो स्किल दो, वही तो ये कह रहा है, स्किल दो।
He is not against globalization. Try to understand. अच्छा, Stiglitz is not critics of globalization. He's simply saying the way globalization has happened is not right. He's simply saying कि skill those people who are disadvantaged. समोसे वाले को भी ट्रेन करो कि वो भी अपना समोसा को थोड़ा सा ब्रांडिंग वगैरह करके एक्सपोर्ट करने में लग जाए, उसकी भी स्किलिंग करो, ठीक है, कि वो भी ग्लोबलाइजेशन का कुछ फायदा उठाए। अभी तो उल्टा ही हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का फायदा सिर्फ रिच उठा रहे हैं और पुअर सफर कर रहा है। तो ही इज नॉट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, बट ही इज अगेंस्ट द वे ग्लोबलाइजेशन हैज प्रोग्रेस्ड सो फार। ठीक है, और कुछ आगे चले। मार्क्स की तो सारी कहानी सुनी ली तुमने, तो मार्क्सिस्ट के बारे में हमने रॉल्स पढ़ा, तो मार्क्स के बारे में तो पढ़ ही लिया। मार्क्स के बारे में कुछ बातें लिखी हैं जो थोड़ा और देखते हैं। अगली थ्योरी है मार्क्स की, तो जरा समझना मार्क्स के बारे में। मार्क्स, अच्छा, जितने भी ओल्ड ट्रेडिशन, कस्टम, रिचुअल्स, रिलीजन्स, नेशन, इन सब में मार्क्स बिलीव करेगा क्या? सोचो, कुछ लगता है क्या? आंसर इज नो। क्यों, जरा सा समझो। मार्क्स कहता है कि दुनिया में बस एक ही हकीकत है, आइदर यू आर द बोर्जुआ और यू आर प्रोलेटेरिएट। एक ही सच्चाई है। तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, कि इंडियन हो कि पाकिस्तानी हो, कि कौन से कास्ट को बिलोंग करते हो, कौन से रीजन को बिलोंग करते हो, ये खाली तुम्हारे मन में डाला गया है तुम्हें डिवाइड करने के लिए, ताकि तुम्हारे कभी क्लास कॉन्शियसनेस जागे नहीं। क्योंकि क्लास कॉन्शियसनेस जाग गया तो क्या होगा? क्रांति। कल ही देखो, आम आदमी एकदम लरे भिरे पड़े था स्टेडियम में, अक्षय कुमार और बाकी सब लोग एकदम मस्त बैठे हैं अपना गैलरी में, कुछ पाकिस्तानी कैपिटलिस्ट भी हैं, है कि नहीं? आम आदमी नहीं हमारा, ठीक है, कैपिटलिस्ट तो कैपिटलिस्ट है, उसको क्लास कॉन्शियसनेस अच्छे से है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को डिवाइड करने के लिए ये रिलीजन, रीजन, कास्ट, जेंडर, सब कुछ। सो यहां तो वैसे मार्क्स कहता है कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, लेकिन वो बाकी तमाम ओल्ड ट्रेडिशन, मोरालिटी, सब कुछ चीज ओपियम ऑफ मासेस, हमें नशे में रखता है हल्का। तो अब ये समझ गया, तो अब ये बात बताओ, मार्क्स विल बी इंटरनेशनलिस्ट या नेशनलिस्ट? इंटरनेशनलिस्ट ऑफ कोर्स। ये जो नेशनलिज्म का जो भी फीलिंग है वो कहेगा मार्क्स ये ओपियम है। और जब जब अब आप थोड़ा वर्ल्ड वॉर जो दो लड़े गए हैं ना, उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझिए। आपने तो अभी तक समझा कोलोनियलिज्म एज ए पर्सपेक्टिव, रीजन के सब ज्यादा कॉलोनी के लिए लड़ाई कर रहे थे, इस चक्कर में लड़ गए। बट वन मेजर रीजन वाज conflict against rising popularity of communism. Hitler was more hostile to communist and socialist as compared to any others. Even than Jews, he hated the communist socialist more. स्पेन में जो सिविल वॉर हुआ तो पीछे इकलौता कारण था कि वहां पे कम्युनिस्ट सरकार आ रही थी, क्योंकि इन लोगों की जो फंडिंग आ रही थी वो कैपिटलिस्ट से आ रही थी। अगर आपको थोड़ी सी भी हिस्ट्री पता हो तो आपको पता चलना चाहिए कि स्टार्टिंग में ब्रिटेन, फ्रांस ने हिटलर को खूब सपोर्ट किया, क्योंकि हिटलर वाज अगेंस्ट कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट। उसने थ्योरी क्या ले रखी थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में इन द नेम ऑफ सोशलिज्म ये वर्कर्स ने लड़ाई नहीं की और जर्मनी हार गया। सो नेशनलिज्म, और उसने इन वर्कर्स को और पूरे कम्युनिज्म को ब्लेम किया। बट एक्चुअल रीजन कुछ और बताते हैं हिस्टोरियंस, उसकी फंडिंग थी कैपिटलिस्ट की तरफ से कि भाई ये कम्युनिज्म के आइडिया को तुम थोड़ा सा डेनिग्रेट करो। तो कम्युनिज्म वाज बिकमिंग वेरी पॉपुलर इन यूएसएसआर। और स्टार्टिंग में जब हिटलर राइज कर रहा था
तो ब्रिटेन और फ्रांस ने उसको पूरा पूरा सपोर्ट किया, मतलब बाय कीपिंग क्वाइट आल्सो, दैट वाज अ काइंड ऑफ सपोर्ट। स्पेनिश सिविल वॉर में पूरी तरह से ब्रिटेन और फ्रांस चुप रहे, और जब वो स्पेन को भी खत्म कर दिया मुसोलिनी के साथ मिलकर के, इटली के साथ, उसके बाद हिटलर के एम्बिशंस बढ़ गए, अब मैं वर्ल्ड वॉर 1 का भी बदला लूंगा, जहां ब्रिटेन और फ्रांस ने मुझे हराया था। एंड देन ही सेड, उसका इतना मन बढ़ गया कि अरे मैं कुछ भी कर रहा हूं और ये कुछ चुपचाप से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है इनके पास, राइट। एंड देन बट दैट इंटायर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 कुड बी सीन कि जब भी वर्ल्ड वॉर्स लड़े गए हैं तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म के वीक होने के कारण लड़े गए। एक वर्कर दूसरे वर्कर को क्यों मारेगा, और लड़ने वाले तो सब वर्कर हैं, कोई कैपिटलिस्ट तो जाके बंदूक चलाता नहीं है, अरे नहीं चलाता है ना। अक्षय कुमार कितनी भी फिल्में बना ले, बॉर्डर पे तो सोल्जर ही लड़ता है, सैलरी लेने वाला, चाहे वो फिल्मों में कितना भी देशभक्त बन जाए, लड़ाई के टाइम में तो नहीं जाएंगे, तो लड़ता तो खाली। तो नेशनलिज्म की भावना मजबूत की जाती है कम्युनिज्म को कमजोर करने के लिए। अगर कम्युनिज्म जो एक इंटरनेशनलिज्म है, दैट वी हैव जस्ट वन आइडेंटिटी, एवरी अदर आइडेंटिटी इज जस्ट एन इम्पोज्ड आइडेंटिटी, ठीक है, तो नेशनलिज्म भी खत्म हो जाए, ठीक है। क्या पाकिस्तानी, क्या हिंदुस्तानी, क्या चाइनीज, जो हरास हो रहा है वो प्रोलेटेरियत है, जो हरास कर रहा है वो बॉर्जुआ है। All other values like culture, society, tradition has been developed by rich to maintain class division. Ethics for Marx. Marx के लिए क्या ethical है? Marx says the day we achieve classless society, that is the only ethics for me. And for that he justifies revolution, even if it is violent. अगर कैपिटलिस्ट लोगों को liquidate करना पड़ता है तो भी सही, वो भी चलेगा, लेकिन हमें ये वर्ल्ड चाहिए, classless society. So he becomes a teleological thinker. His end, that is a classless society, जस्टिफाइज द मीन्स। और यहां जाकर के मार्क्स और गांधी अलग हो जाते हैं, नहीं तो मार्क्स और गांधी का जो एंड है वो दोनों सेम है। मार्क्स और गांधी दोनों ही चाहते हैं एनार्की। एनार्की मतलब नो गवर्नमेंट, बोथ वांट्स एनार्की मतलब नो गवर्नमेंट, राइट। बट गांधी इज नोन एज इनलाइटेंड एनार्की। गांधी कहते हैं कि सब लोग इतना डिसिप्लिन हो जाएं, सत्याग्रह खुद के अंदर कर करके इतने डिसिप्लिन हो जाएं कि कन्फ्लिक्ट की जरूरत ही ना, स्कोप ही ना बचे। जब स्कोप ही नहीं बचेगा तो सरकार की जरूरत ही नहीं है। एनार्की मतलब क्या? नो स्टेट, नो गवर्नमेंट, नो पुलिस, नथिंग। मार्क्स भी बोल रहा है नो स्टेट, कम्युनिज्म में नो स्टेट, कम्युनिस्ट चलेंगे। बट देन गांधी विल नेवर जस्टिफाई वायलेंस। गांधी इज नॉट टेलियोलॉजिकल, ही इज प्योर डिओन्टोलॉजिकल। लेकिन ना ये वायलेंस जस्टिफाई, वायलेंस से नहीं अलाउ करेंगे। बट देन हिज एंड पॉइंट एंड मार्क्स एंड पॉइंट्स आर सिमिलर, बोथ आर एनार्किस्ट्स, इनलाइटेंड एनार्किस्ट्स। क्या क्लियर है? अब एक दो और वेस्टर्न थिंकर हैं, वर्ल्ड के थिंकर हैं, जैसे कन्फ्यूशियस वगैरह, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका इधर उधर का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। पहले भी मैं इस्तेमाल कर चुका एक जगह आंसर में, जब आई टोल्ड यू द इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी। तो कन्फ्यूशियस के देखो, ये चाइना के फिलोसोफर हैं, 5th सेंचुरी BC के। ही इज नोन फॉर हिज पॉपुलर टीचिंग, लाइक एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तीनों का मैं बेसिक हिंट दे देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा। तो सोशल सिस्टम में वो कहते हैं कि सोसाइटी में कैसा होना चाहिए कि यू शुड नॉट ट्रीट एनीवन द वे यू डोंट वांट टू बी ट्रीटेड। सो इट बिकम्स लाइक कांट, डिग्निटी थिंकर। इफ यू वांट योरसेल्फ टू बी ट्रीटेड इन डिग्निफाइड मैनर, यू शुड नेवर ट्रीट एनीवन एल्स इन इनडिग्निफाइड मैनर, ठीक है। हिज पॉलिटिकल सिस्टम, the king or the government should appear in the most ethical manner. They should take their citizens are their children. Political system, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम, ही emphasizes more on vocational education, practical education. So vocational और practical education के लिए what he says कि I listen, I remember, I see, I listen, I learn, I see, I remember, I do and I understand.
तो मैं मैं प्रैक्टिकल करता हूँ तो मैं सीखता हूँ, ठीक है। सो कन्फ्यूशियस की जो एजुकेशन वाली थ्योरी है ये कहीं काम आ सकती है व्हेन यू आर आस्किंग राइटिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जो महात्मा गांधी ने भी जिसमें एम्फेसाइज किया है, वार्धा सिस्टम वाज वोकेशनल, फोकसिंग ऑन वोकेशनल एजुकेशन। अरे हाँ के ना, पढ़ा है हिस्ट्री में वार्धा? अरे हाँ पढ़ा है, पीटी लिखा है ना? नहीं प्रियांकी, मार्क्स इनलाइटेंड एनार्किस्ट कैसे हो जाएगा? मार्क्स ने तो वायलेंस जस्टिफाई कर दिया ना, कि चाहे वायलेंस हो चाहे जो हो, ठीक है। सो मार्क्स इज नॉट कॉल्ड इनलाइटेंड एनार्किस्ट, गांधी इज कॉल्ड इनलाइटेंड एनार्किस्ट। सो मैंने कहा कि दोनों एनार्किस्ट हैं, ये सिमिलैरिटी है, लेकिन डिफरेंस ये है कि मार्क्स जस्टिफाइज वायलेंस ऑल्सो, गांधी डज नॉट। So social teaching, people should have compassion for one another and avoid treating others in a way they themselves would not wish to be treated. Deontological thinker equal moral worth of all. जैसे आपकी जिंदगी वैसे सामने वाले की जिंदगी, जैसे आपके फीलिंग्स हैं उसके भी फीलिंग्स हैं। So becomes deontological, like Marx, equal moral worth. Every individual is end in themselves. Significance in present time. इनका क्या सिग्निफिकेंस है प्रेजेंट टाइम में? ही टीचेज ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है, विच हेल्प्स इन सर्वाइविंग द ह्यूमैनिटी। ऑल्ट्रुइज्म भाई, दूसरों का ऑल्ट्रुइज्म मतलब क्या? व्हेन यू थिंक अबाउट अदर्स आल्सो व्हाइल टेकिंग एनी एक्शन, ऑल्ट्रुइज्म दिख रहा है इनमें, राइट? व्हेन लुक इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन द एज ऑफ फास्ट मूविंग इकोनॉमीज, वी ऑल आर गेटिंग रिड्यूस्ड टू animals driven by instinct माने consumerism, when we all want to accumulate more and more wealth. In that process we have moving beyond this idea of altruism. We are ready to use others as means. Capitalists, what they are trying to do, they are trying to use people as means, right? So you tell me, when you are selling a car, what that model is doing along with that car? That model is being just used as a means, right, to bring more attraction, to have more eye-catching features for the eye-catching abilities or attraction for that advertisement. So you are using that individual as a means, and how you are able to use that individual as a means? Just because you have money, she doesn't have. So in the fast pace of this world, in the age of globalization, you know, who you would like to be? You would like to be a model, or you would like to be an industrialist or a capitalist? Of course you want to be someone who is contributing. You don't want to be an eye candy, simple word, right? You want to contribute according to your intellectual ability, right, or according to your physical capability. You should not be seen just as a package, not just as a matter. Your intellect should also be respected. This is what I believe everyone would like, but then that is not allowed, right? So in this fast-paced world, if you don't want to be treated, if you want your intellectual ability to be recognized, you should allow others' intellectual ability also to be recognized, right? In this fast-paced world, when values are degrading, morals are degrading, right, we all are tending towards consumerism, materialism. There, the value of altruism, which is being promoted by Confucius social thinking, is important. If you don't want to be treated like that, why are you forcing others to do that? Political thinking. A leader should have three qualities. Leader should have three qualities: self-discipline, compassion, humility. इंसान को humble होना चाहिए, self-discipline होना चाहिए, कोई भी अगर leader है तो। इसका significance in present time है humble, compassionate and disciplined leader can make people humble, compassionate and disciplined, since a leader is role model of the society. Important क्यों है? In present time, due to increasing lack of morality in political leaders, ठीक है, अब political leaders moral हो जाए तो criminalization of politics, corruption in politics, everything will go away. And then his education system.
I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand. So it is more focusing on practical application. Mere theoretical learning without practical application is meaningless. Your new education policy 2020 is also emphasizing on the same idea. Yes or no? More practical application. Scientific method of learning. एक क्लास और लगेगा, आज मैं कुछ भी कर लूँ, आज तो खत्म होना है नहीं, गांधी है सबसे इम्पोर्टेंट। तो आज इंडियन थिंकर्स नहीं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, दीनदयाल उपाध्याय साहब के बारे में, क्योंकि हर एग्जाम में वो दिख रहे हैं आजकल। पीटी में भी आपके दिखे हैं, राइट, मेंस में भी दिख सकते हैं, यूपीएससी में भी 1-2 बार दिखे हैं। तो मौजूदा सरकार के जो भी आइडियोलॉजीज होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय जी इम्पोर्टेंट, तो उनके बारे में पढ़ाऊँगा मैं कल। टुडेज क्लास 12 ना, so you will get question 56 to 60, right? पॉलिटिकल मोरालिटी ऑफ, सवाल ये है कि सर क्या पॉलिटिकल मोरालिटी ऑफ पॉलिटिशियंस पे सवाल उठा सकते हैं? ऑफ कोर्स उठा सकते हैं, अनलेस यू नीड नॉट टू टेक एनी नेम। लेकिन क्या पॉलिटिकल मोरालिटी डिग्रेड हो रही है, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं ना, तो क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिखेंगे। पॉलिटिकल मोरालिटी, आई एम सो सॉरी,